नमस्कार। आज मैं आपको अलीगढ़ में एक ऐसे अपराध से आपका परिचय कराऊंगा जो वैसे तो हत्या, डकैती या इनसे संबंधित कोई अपराध नहीं है, लेकिन है बहुत गंभीर अपराध। और जब ये मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने उत्सुकतावश स्वयं मौके पर जाकर इसके बारे में पूरी छानबीन की थी। बात 8 जनवरी 2018 की है। किसी ने सूचना दी थी कि बोनेर चौराहा गांधी पार्क से जब आप मुख्य मार्ग पर जाएंगे, जो उधर बुलंदशहर की तरफ जाती है, तो उसको बोनेर बोनेर कहते हैं। बोनेर चौराहे से थोड़ा आगे थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो, जहाँ पर बड़े बड़े चहारदीवारी के हाथों के बीच में कुछ फैक्ट्रियाँ हैं और कुछ खाली चहारदीवारी के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी है, बड़े बड़े फाटक लगे हुए हैं। शायद जिस फैक्ट्री के लिए या जिस इंडस्ट्री के लिए ये ज़मीन ली गई होगी वो लग नहीं पाई, इसलिए वो वैसे ही पड़ा हुआ है। सूचना ये थी कि इसके भीतर सिंथेटिक दूध बनाया जाता है। एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव को और पंकज को, सीओ जो थे, इनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई, ये भी सूचना थी कि साहब स्थानीय पुलिस को इसके बारे में जानकारी न दी जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस के बिना इतना बड़ा कारोबार, अवैध कारोबार नहीं चल सकता है, ऐसा उनका मानना था जिन्होंने बताया था। तो खैर, दोनों को बुलाया गया और कहा गया कि गांधी पार्क थाने के अलावा और थाने की फोर्स लेकर, और ये भी कहा कि सीओ स्वयं मौके पर जाएंगे और ये देखेंगे, और जब ये बात, अगर ये सूचना सही है तो मुझे भी बताएंगे, मैं भी आके देखूंगा। क्योंकि विस्तार से जो उन्होंने विवरण दिया था वो ऐसा लगता नहीं था कि ये ऐसा होगा या इस तरह की बात सही होगी। खैर, और उन्होंने ये भी बताया कि साहब ये 3:30 बजे, 3 साढ़े 3 बजे पूरा तैयार किया हुआ माल, नकली माल यहाँ से रवाना हो जाता है दिल्ली के लिए। तो इसलिए उससे पहले, बहुत पहले जाएंगे तो कोई तैयार माल नहीं मिलेगा, ऑफेंस मीट आउट नहीं होगा। और अगर 3 बजे से थोड़ा पहले आप जाएंगे तो काफ़ी तैयार माल भी मिल जाएगा, और फिर आपको वो ऑफेंस उसका मीट आउट हो जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में आसानी होगी, आराम होगा। खैर, इस सूचना पर एसपी सिटी ने एक अपनी टीम बनाई। सीओ को बताया कि ये एक हम लोगों को रेड में जाना है, एक बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना हमारा सूचना तंत्र है उतना ही इफेक्टिव अपराधियों का भी सूचना तंत्र है। और उनके जो सूचना के स्रोत हैं, उनके जो सूचना के कारण हैं, वो पुलिस के भीतर ही हैं। बाहर का आदमी पुलिस की कोई सूचना कभी नहीं दे सकता है। तो उसके भीतर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसओ का, इंस्पेक्टर का ड्राइवर, इंस्पेक्टर तो साल भर में 3 बदल जाएंगे, ड्राइवर 8-8 साल से होगा, 7-7 साल से होगा। आप भी अपने यहाँ आसपास के थानों में कभी थानों की गाड़ियों पे जो ड्राइवर हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे तो यही बात मिलेगी। दूसरा, उनके जो हमराह चलने वाले लोग हैं, यानी इंस्पेक्टर के साथ जो 24 घंटे उनके साथ, उनको हमराह कहते हैं, वो भी बदलते नहीं हैं। जब एसओ या इंस्पेक्टर या प्रभारी या थानाध्यक्ष जब बदल जाता है तो वो नहीं बदलते हैं। उसका कारण ये है कि जब वो आते हैं तो उनको यही बताया जाता है कि इन लोगों को क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी है, कहाँ आपको पहुँचना है, अपराधी कहाँ मिलेंगे, ये सब ये हमराह ही जानते हैं। और एक आदमी और थाने का नहीं बदलता, उसको कार खास कहते हैं, यानी जो खास काम करने के लिए अधिकृत हो। अधिकृत कोई लिखा पढ़ी में नहीं, अधिकृत का मतलब जो खुफिया एजेंट है थानाध्यक्ष का, उसको कार खास कहते हैं। ये जो पुलिस में हैं, जो सुन रहे होंगे इसको, जो एसओ रह चुके हैं या जो वर्तमान में एसओ हैं, ये सब इन टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। कार खास का बड़ा महत्व होता है थाने में। कार खास ही वो सारे जो झरने के और नदी के स्रोत हैं उनके बारे में एसओ को बताता है कि कितना पानी कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है, कहाँ से क्या क्या, कैसे कैसे लोग किस किस काम के लिए उपकृत करते हैं, अवैध काम कौन कौन सा कहाँ कहाँ का होता है, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है, जिसको अलाउ करना है उसके एवज में कितना गंगा जल उनके पास तक पहुँचता है। इस तरह की बातें हैं जो कारखास के बारे में बताई गई हैं। तो कारखास भी नहीं बदलता है, क्योंकि कारखास अगर बदल देंगे
तो फिर वो जो स्रोत है पानी का वो बंद हो जाएगा और नया स्रोत तलाशने में या पुराना स्रोत तलाशने में सारा समय नष्ट होगा नए थानाध्यक्ष का। तो ये 3-4 लोग ऐसे हैं और वो सीधे पब्लिक के या ऐसे लोगों के संपर्क में होते हैं जो इस तरह के अवैध धंधे करते हैं और उन्हीं से वो कि भाई नया इंस्पेक्टर आया है, इसका क्या मिजाज है, ये परेशान तो नहीं करेगा, उसके आते ही ये लोग सब अपने सूचना तंत्र को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं और इन्हीं लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई रेड आ रही हो, अगर कोई यहाँ पर दूसरा विभाग आ रहा हो, जैसे फूड सेफ्टी वाले हैं वो आ रहे हों या आबकारी वाले आ रहे हों, कहीं अगर मान लिया इलीगल शराब का धंधा चल रहा है तो आबकारी की रेड कब पड़ेगी, ये सब उन्हीं से, क्योंकि आबकारी वाले भी अकेले बहुत कम रेड करने जाते हैं क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। वो स्थानीय थाने से पुलिस की मदद लेके या पुलिस कर्मियों को लेके ही जाते हैं। कुल मिला के पुलिस कर्मियों के मूवमेंट के बारे में जो जानकारी है वो इन्हीं 3-4 कैटेगरी के लोग जो थाने पर हैं वो दिया करते हैं। तो इसीलिए कहा गया था कि थाने का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। यही हुआ भी। सब लोगों ने तैयारी की और रात में 2 बजे बोनेर तिराहा से करीब 500 मीटर सासनी की तरफ एक चहारदीवारी, बहुत ऊंची चहारदीवारी और बहुत बड़ा उसका गेट है, वहाँ ये लोग पहुँच गए। पहले ये देख लिया था कि चहारदीवारी चारों तरफ से है, पीछे की तरफ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। गेट खुलवाया गया, भीतर देखा, जैसा एसपी सिटी ने बताया कि बिल्कुल आँखें चकाचौंध हो गई, चारों तरफ से रोशनी थी और बहुत ढेर सारे लोग थे वहाँ पर और वहाँ पर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। नकली दूध जिसका हम आप सेवन करते हैं, जो हमारे दिनचर्या का, हमारे भोजन का एक अंग है, खासकर बच्चों के लिए ये। और फिर वहाँ पर इन्होंने रात में 2 बजे ही एसपी सिटी ने मुझे बताया कि साहब सूचना बिल्कुल सही थी और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकली दूध। मैंने कहा भाई नकली दूध कोई कैसे बना सकता है? टीवी पर मैंने ज़रूर देखा है कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, फेंट के बनाते हैं, पानी मिला देते हैं, लेकिन जो लेने वाला है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिल्ली में ख़रीदती हैं अपने ब्रांड से बेचने के लिए, पराग, अमूल, जाने कौन कौन से, डेयरी मिल्क, ये सब, वही लोग क्योंकि दिल्ली की जो खपत है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर आसपास से वो किसानों से या डेयरियों से अगर वो दूध नहीं लेंगे तो वो दिल्ली की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। खैर वहाँ पर गए, उन्होंने बुलाया, मैं भी गया वहाँ। फिर तैयार दूध, उसमें 2 टैंकर खड़े हुए थे। मिल्क, रोड के मिल्क टैंकर होते हैं, दोनों की कैपेसिटी 3-3 हज़ार लीटर थी, 3000 लीटर्स ईच। ये तैयार माल था। रात करीबन 2:30-3 बजे। और जो टैंकर होता है उसके बारे में बता दूं कि मिल्क का टैंकर ये 3 कंपार्टमेंट में था। वो 1-1 हज़ार लीटर तीनों कंपार्टमेंट में होता है। इनर शेल और आउटर शेल ये स्टील की होती है, इसीलिए अगर मिल्क वैन आप कभी सड़क पर देखेंगे तो उसका बाहरी भाग स्टील का होगा, चमकते हुए स्टील का होगा और उसमें लिखा होता है लाल रंग के पेंट से मिल्क वैन। लाल इसलिए कि उनको हमेशा सुबह ही जाना है, कभी कोहरे में, कभी फॉग में, कभी धुंध में, इन सब में वो दूर से दिखाई पड़े कि भाई ये दूध की गाड़ी है, इसे जाने देना है। ये एसेंशियल आइटम्स हैं, इनको रोक नहीं सकते आप गाड़ी चेक करने के लिए या बाकी किसी और बहाने से। तो उसमें 3 कंपार्टमेंट, 1-1 हज़ार लीटर तीनों में, एक इनर स्टील फ्रेम है, उसके बाद आउटर स्टील फ्रेम है और वो 100 mm थिक है। उसका स्पेसिफिकेशन होता है कि कितने में वो दूध खराब नहीं होगा। दोनों स्टील के जो लेयर हैं उनके बीच में थर्मोकोल इंसुलेशन होता है, इन दोनों स्टील शीट्स के बीच में, ताकि भीतर जब ठंडा करके दूध उसमें भरा जाए तो वो कम से कम 100-200 किलोमीटर या कम से कम 5 घंटे या 4 घंटे तक उसमें ज़रा सा भी खराबी न हो। हालांकि जो नकली दूध है, मिश्रित दूध है, फर्जी दूध है, इसके ख़राब होने का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर वो उसको सिंपल टैंकर में ले जाएंगे तो लेने वाले को तुरंत शक होगा कि इसमें कोई न कोई झोल ज़रूर है, क्योंकि ये ऐसे कैसे आ सकता है, इतनी देर में तो सही दूध जो होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो यही वही टैंकर जो गाय और भैंस की दूध को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग डेयरी वाले
जाते हैं किसान के पास, या जो इनका सहकारी समितियां हैं वो सुबह इकट्ठा करते हैं और फिर उनको ले जाके रखते हैं, उसी तरह का टैंकर और उसी तरह का उसका टेक्सचर सब वैसे ही था। 3 जगह वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लगी हुई थी मिक्स करने के लिए, और उनका आरपीएम बहुत ज़्यादा था। हमको लगता है पता नहीं 1000, 2000, 4000 कितना होगा। वो जो घूमने की उसकी जो स्पीड थी, आरपीएम उस समय उन्होंने बताया था कि इनकी जो मिक्सिंग की मशीन थी वो उनका आरपीएम बहुत ज़्यादा था, ताकि एक ड्रम में, मतलब आधे ड्रम में जब उसके लिक्विड का थिक सोल्यूशन तैयार करेंगे तो वो जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सारी प्रोसेस वो 11:30 बजे शुरू करते हैं और 3 बजे तक सारा माल तैयार करके डिस्पैच कर देते हैं। तो वो 3 जगह वो इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग मशीन्स लगी हुई थी, जो बड़े बड़े स्टील के ड्रम में वो सामान डाल के उसको फेंट लिया करती थी। सामान के जो पैकेट वहाँ मिले थे वो और चौंकाने वाले थे, और हम आप जाने अनजाने में उसका सेवन करते हैं, ये भी और ख़राब बात है। जैसे उसमें स्किम्ड मिल्क, अलग अलग जो डेयरीज़ हैं वो स्किम्ड मिल्क, सूखा पाउडर जिसे कहते हैं दूध का, वो स्किम्ड मिल्क है, केमिकली तैयार किया जाता है। उसके बड़े बड़े कट्टे, 10 के 20 कट्टे उसके वहाँ पर, कट्टे यानी बोरियाँ तैयार स्किम्ड मिल्क की रखी हुई थी। दूसरा, उसमें दूध की स्मेल का एसेंस, छोटी छोटी सफ़ेद रंग की डिब्बियाँ थीं, जो उसको डालने के बाद जो कच्चे दूध का जो एसेंस आता है, बहुत से लोग जो किसान लोग हैं या जो गाय भैंस पालने का शौक़ रखते हैं, वो उसकी महक से अंदाज़ लगाते हैं कि पुराना है कि नया है, सही है कि गलत है। तो उसका जो एसेंस होता है वो था ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ एक एक कुंटल की 3 या 4 बोरियां, पैक्ड बोरियां, प्लास्टिक की सील बोरियां रखी हुई थी, और एक इस्तेमाल किया हुआ बोरा था जो कटा हुआ था, जिसमें से ताज़ा ताज़ा ग्लूकोज़ निकाल के इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद यूरिया। अब आप सोच लीजिए, यूरिया एक खाद है, यूरिया का कंपोजिशन कितना ख़तरनाक है, लेकिन यूरिया को भी उसमें मिक्स करने वाले, उसमें फेंटने वाली जो उनकी बहुत बड़ा ड्रम था, जिसके भीतर वो मशीन को डाल के और उसको ज़ोर ज़ोर से उसे चलाते हैं तो इतनी तेज़ से उसको फेंट देता है कि बिल्कुल वो बारीक पेस्ट हो जाता है यूरिया। कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा वो सोडा है जो कपड़ा धोने के काम आता है, जो कपड़े में से चिकनाई, तेल और इस तरह की चीज़ें वो उसको धुल देता है। आप सोचिए कि आपका कितना नाजुक शरीर है, कास्टिक सोडा अगर आपको प्योर पीना हो तो आपका क्या होगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो इन सब की एक मात्रा है, वो जो मात्रा मिलाने वाला इनका टेक्निकल आदमी थे जो अरेस्ट हुआ था, वो वहाँ का था सिकंदरा राव का, हाथरस का। वो सब लिखे रहता था कि इतने इस ड्रम में, बड़े वाले ड्रम में इतना इतना ही मिलाना है, छोटे वाले ड्रम में जिसमें वो लगा हुआ था मिक्सर ग्राइंडर टाइप का बड़ा बहुत जाइंट, वो उसमें कितना मिलाना है वो उसको पता था। अगली चीज़ वहाँ जो मिली वो डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर। उसके अलग अलग जो कॉमन ब्रांड्स हैं, कोई अलग से नहीं था, जो कॉमन ब्रांड्स आप बाज़ार में लेते हैं अपने कपड़ा धोने के लिए, उनकी सबसे बड़ी वाली बॉटल, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किन किन ब्रांड की वहाँ पे थी, वो भी रही होंगी कोई 100-125 के आसपास डिटर्जेंट पाउडर्स की बॉटल्स, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर्स की बॉटल्स। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल के 20-20 लीटर के केन, एक आध 20 लीटर का था, बाकी 10-10 लीटर के सैकड़ों रहे होंगे वहाँ रखे हुए, एक उसके केन। और दूध नापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आपने देखा होगा, दूधिया किसी दूध के भीतर एक वो मशीन डालता है और उसमें वो 12, 13, 14 कितना है उससे ये बता देता है कि इसमें इतना पानी मिला हुआ है, इतना शुद्ध है, इतना अशुद्ध है। यही कंपनियां भी करती हैं। कंपनियां जो दूध बेचने वाली हैं, जो नामी और ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो जब भी किसान से या बाहर से कोई दूध आता है तो उसमें वो उसको इमर्स करके एक बैरोमीटर टाइप का
जिसमें नापने का के पैरामीटर्स, उसमें खाने कटे होते हैं, उसको डाल के ये बता देती हैं कि साहब इतना शुद्ध है, हम इतने का ही पैसा देंगे, बाकी चीज़ें वो इसमें जो आपने पानी डाल रखा है हम उसका पैसा नहीं देंगे। तो पानी आप चाहे जितना मिलाइए, जितनी शुद्धता उसमें नापी जाएगी, पैसा उतने का ही दिया जाएगा। उसको भी, वो भी उनके पास था कि जब वो टैंकर में डालते थे तो उसको टेस्ट करके डालते थे। यानी अगर 3 बार में वो पेस्ट तैयार हुआ है और 3 बार में उसको पानी उसमें मिलाया गया है, तो हर बार उसको चेक कर लेते थे कि जिस पैरामीटर पर वो कंपनी लेगी, वो दिल्ली में, उस पैरामीटर का हमारा दूध बन के तैयार हो जाए, ताकि हमारा पैसा न कटे। और वो जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जो दूरदर्शी मशीनें होती हैं, उनको भीतर डाल के कि जो उसके मैंने पूछा कि ये काहे के लिए है, तो बोले वो उससे जो है जो हमारी मिक्सिंग है, जो हमने फेंटा है उसको, वो उसमें पर्टिकुलेट मैटर दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि दूध में, चूँकि दूध प्योर होता है, तो उसमें कभी भी आप किसी की स्लाइड, बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में प्रैक्टिकल करते हैं, अगर वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी भी स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप प्योर दूध डाल के, तो उन्हें उसमें पर्टिकुलेट मैटर्स नहीं दिखाई देंगे, पर्टिकुलर जो उसमें कण हैं वो नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसको डालेंगे तो वो कण दिखाई देंगे। तो उसको वो मेज़र कर लेते हैं कि अगर इससे मेज़रमेंट किया गया वहाँ पर, जिस कंपनी को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उसका फेंटना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें उसके जैसे यूरिया के पार्टिकल्स हैं, जैसे रिफाइंड के ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ये उसमें नहीं दिखाई पड़ने चाहिए। अगर ये दिखाई देते हैं तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये नकली माल है या इसमें कोई खोट है, और वो रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि बिना उनकी कनाइवेंस के ये इस तरह का नकली सिंथेटिक दूध उस कंपनी को नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो यही काम करते हैं, वो जानते हैं कि ये सिंथेटिक है और ये असली है। तो ये कनाइवेंस की एक चेन है जो स्टार्ट होती है जहाँ ये बनता है, उसमें लोकल पुलिस भी शामिल है। अब इतना बड़ा ये स्थान, इतना बड़ा वो देख के तो बस आप समझिए कि उस समय तो खून खौल रहा था। और उन्होंने बताया कि वो कभी जब बहुत डिमांड होती है तब वो 3 टैंकर और रेगुलर 2 टैंकर वो भेजते हैं, और वो तो एक यूनिट है बनाने वाली। उसका ये कहना था कि अलीगढ़ में, हाथरस में, कासगंज में, यहाँ से मिलाकर कम से कम 50 टैंकर प्रतिदिन दिल्ली में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। क्योंकि दिल्ली में दूध की खपत इतनी ज़्यादा है कि ये भी कभी कभी कम पड़ जाता है, और कंपनियां हमसे कहती हैं कल हमें 2 टैंकर और दीजिए। अब आप सोचिए, बोनेर तिराहे से यानी अलीगढ़ से दिल्ली तक जाने में कितना रास्ता तय करना होगा, कितने बैरियर होंगे, कितने थाने, कितनी चौकियां होंगी, कहाँ कहाँ पर ये फूड सेफ्टी वाले बैठे होंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी है चेक करना। और वहाँ पर भी जहाँ ये दूध अपना दे रहे होंगे, वहाँ पर भी फूड सेफ्टी वाले बैठे रहते हैं, वो भी अपने स्तर से चेक करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग ये ना जान पाएँ कि ये सिंथेटिक दूध है। सिर्फ कंज्यूमर बेचारा नहीं जान पाता, जो इस्तेमाल करने वाला है वो नहीं जान पाता, जिसे अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना है वो नहीं जान पाता कि ये नकली है। लेकिन जो इस ट्रेड में हैं, जो इस धंधे में हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो मैंने बनाया है, या जो मैं ले जा रहा हूँ, या जो मेरी आँख के सामने से पास हो रहा है, जिसको मैंने उसका जो थर्मामीटर होता है, उसका जो मीटर होता है, उसको डाल के सही चेक किया है, दरअसल ये नकली दूध है। खैर, वहाँ हमारे कुछ साथियों ने उन्हें थोड़ी सी पूछताछ में अच्छी वाली भी कर दी, गुस्से में। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर था जिसका परिवार दिल्ली में रहता है, बेसिकली वो दिल्ली का रहने वाला है, बच्चों को अपने और अपनी पत्नी और माँ बाप को दिल्ली में ही रखता है। वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वो पूछताछ के समय में वो शुरुआत ही उसने बहुत अच्छी वाली से शुरू की, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे यही दूध हमारे यहाँ सप्लाई हो रहा है। इतना वो फ्यूरियस हो गया, इतना वो परेशान हो गया। और जब अलग अलग आप देखिए, जैसे यूरिया के 4 दाने भी आप मुंह में डाल लें, आप कई दिन तक आपका स्वाद ठीक नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें उसमें मिलाई गई थी। फिर जब ये सब मिल गया तो फूड सेफ्टी, खाद्य विभाग वालों को बुलाया गया, उनकी पूरी टीम आई, एडीएम आए, और उसका पूरा
जो सैम्पलिंग करते हैं उनका जो भी क्राइटेरिया है सैम्पलिंग करने का कि 10-10 ml की 3 शीशियाँ, 100-100 ml की 2 शीशियाँ, वो सब उसको सील किया गया सब लोगों के सामने। फिर जिन जिन मटेरियल्स का प्रयोग किया गया था उनको सबको अलग अलग सील किया गया। और उसमें लेबर को अगर हटा दिया जाए, जो उसमें वहाँ से मिक्सर के पास से ला के उसको वहाँ डालते हैं, एक ईमानदारी ये बेईमान लोग करते हैं कि ये पानी आरओ के प्लांट से ले आते हैं। जब भी ये टैंकर आते हैं, इतने बड़े बड़े टैंकर जिनको आप सड़क पर देखते होंगे, ये आरओ प्लांट से पानी लाते हैं। उसमें जब आते समय वो भर के ले आते हैं ठंडा पानी, जो भी उसका टेम्परेचर जहाँ से भी लेते होंगे, क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएशन का बहुत अंतर इन पे नहीं पड़ता है। जो टैंकर होते हैं वो साफ़ पानी वहाँ से आरओ प्लांट का पहले बताते हैं कि उसको खूब धो लेते हैं, क्योंकि पहला सवाल ये है कि भाई पानी कहाँ का इस्तेमाल किया, हैंडपम्प का किया, नाली का किया, नाले का किया, क्या पता। हम तो विश्वास में खरीदते हैं, पब्लिक तो विश्वास में खरीदती है, तो पानी कहाँ का इस्तेमाल। तो खैर जो उसने बताया वहाँ से वेरीफाई किया गया कि हाँ प्रतिदिन ये 2 टैंकर 3 टैंकर पानी यहाँ से ले जाते हैं। पानी भर के वो वहाँ से चलते हैं। शाम को 7 साढ़े 7 बजे पानी वाला वो टैंकर उस चहारदीवारी के अहाते के भीतर रख देते हैं। 8 बजे इनके लोग आ जाते हैं। 11 बजे तक अलग अलग मिक्सिंग के जो 3 इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स रखी हुई थी उनमें वो तौल के या जो भी जिस तरह से वो क्या क्या सामान उसमें पड़ना है उसमें डाल देते हैं और 12 बजे से इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। मिक्सिंग शुरू करके दूसरे एक ड्रम में पानी, उसका जो पानी वो ले आते हैं उसी टैंकर का पानी उसमें मिलाते हैं और उसके बाद जब पूरा तैयार कर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कंपार्टमेंट के जो ऊपर ढक्कन होते हैं उनसे पूरा डाल देते हैं। लेकिन ये सावधानी भी करते हैं कि जितनी बार भी वो तैयार करके डालते हैं उतनी बार उस मीटर से चेक कर लेते हैं कि जिस प्योरिटी का दूध हमसे ख़रीदा जाना है एग्जैक्टली उसी प्योरिटी का ये नकली माल उसमें पड़ा होना चाहिए। तो एक तो ये पानी, तुम इस पर भी वहाँ पर जो लोग थे आप सोच सकते हैं कि गुस्से का कारण मौजूद था वहाँ पर, और गुस्सा किसी के लिए भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी के घर में काम नहीं चल सकता। कोई थोड़े दूध में काम चलाता है, कोई ज़्यादा दूध में, लेकिन दूध बहुत ज़रूरी और एसेंशियल आइटम है। तो उस समय गुस्सा बिल्कुल अपने चरम पे था। जो लोग वहाँ पूछताछ कर रहे थे, जो लोग वहाँ देख रहे थे, तो उन्होंने यही सवाल किया कि तुम इतने बड़े बेईमान, तुम पूरी सोसाइटी के साथ धोखा कर रहे हो। पानी तो तुम हैंडपम्प का भी मिला सकते हो, ख़रीद के ले आते हो। तो उसने कहा साहब उसमें बड़ा रिस्क है, बाहर का पानी मिलाने में कभी कोई गंदगी ऊपर आ जाए, कभी कोई गंदगी दिखाई पड़ जाए, तो साहब फिर इसमें जो खाद्य विभाग वाले हैं फिर वो नहीं मानते हैं। या कभी कभी आपने सुना होगा कि दूध के पैकेट में फलां चीज़ मिली, दूध के पहले बॉटल में जाने क्या क्या मिलता था और अखबारों में उसकी फ़ोटो छपती थी। ये इसलिए होता था कि वो आरओ का पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, या वो इधर उधर से हैंडपम्प से पानी की टंकी से भी पानी ले लिया करते थे, जो छोटे पैमाने पर, जो क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह भी इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग जो सुबह शाम वो बड़ी बड़ी टंकियाँ लेके जाते हैं, वो भी घर में ये बनाते हैं कि अगर उनके पास उस समय नेचुरल या ओरिजिनल दूध मान लिया उनके पास, वो प्रतिदिन ले जाते हैं देने के लिए 40 लीटर, साइकिल में, मोटरसाइकिल में पीछे बड़ी बड़ी कैन बंधी हुई, लोकल ट्रेन में खिड़कियों पे रस्सियों से बड़ी बड़ी कैन बंधी हुई। उनकी कैपेसिटी मान लिया वो, उनकी डिमांड हमेशा 60 लीटर की है, लेकिन घर में सिर्फ 20 लीटर ही वो इकट्ठा कर पाते हैं। तमाम कारण होते हैं जहाँ से वो लेते हैं। वो उसका जो गाय या भैंस है उसका जेस्टेशन पीरियड होगा, बच्चा नहीं हुआ होगा, कुछ दिन के लिए दूध बिल्कुल बंद हो जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है उसके चौथे 5वें महीने से दूध अपने आप कम होने लगता है, या जब इन दोनों गाय और भैंस के बच्चों का जन्म होता है तो 15 दिन तक वो दूध इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अगर इन सब चीज़ों, तमाम फैक्टर्स को देख लें, मान लिया उनकी डिमांड प्रतिदिन वो 60 लीटर पानी 60 लीटर दूध घर घर बांटते हैं और ओरिजिनल उनके पास सिर्फ 30 है, तो 30 लीटर वो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर अलग से सिंथेटिक दूध बनाएंगे और वो जहाँ जिसको भी देते हैं वो सिंथेटिक दूध देंगे। तो वो उन्हीं लोगों से, उन लोगों पर
जब तब ये सारी चीज़ें पता लगी कि कौन सामान कहाँ से आता है। बहुत विधिवत और सबसे पहला काम किया गया, सड़क पर दोनों टैंकर को लाया गया ताकि सवेरे सवेरे वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के लिए निकलते हैं, और उसका जो नोज़ल था उसको खोला गया और 6000 लीटर नकली दूध सड़कों पर बहा। और दोपहर तक आने जाने वाले रुक के देखते रहे कि अरे साहब ये क्या हुआ। और उसमें जो इंटरेस्टेड होता था उसको उस फाटक के भीतर कहा जाता था कि आप जाके देख लीजिए ये दूध जो सड़क पे बहाया गया है ये कैसे बनता है। और कितनी, जिसको कहते हैं ना कि जिसने भी देखा उसने बस सिर पकड़ लिया अपना, दांतों तले उंगली दबा ली कि अरे बाप रे बाप, यही हम इस्तेमाल करते हैं। 6000 लीटर दूध उस दिन सड़कों पर बहाया गया, सिंथेटिक दूध। बाहर वाले को क्या पता, वो तो ये सोच रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो गया, पुलिस वाले सारा दूध सड़क पे फेंके दे रहे हैं, लेकिन ये सिंथेटिक दूध था। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए वो भगवती प्रसाद सन ऑफ स्वर्गीय रघुनाथ सिंह, रेजिडेंट ऑफ नगला ढक, थाना विजयगढ़। दूसरा था बॉबी सिंह सन ऑफ विजयपाल, ग्राम तेहरा, थाना गंगीरी। तीसरा, जिसको ये टेक्निकल कहते हैं, टेक्निकल आदमी यानी मिस्त्री कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में, ठेठ लैंग्वेज में उसको कहते हैं ये हमारा मिस्त्री है, वो था ब्रिजेश सन ऑफ विजय सिंह, गोकुलपुर, थाना सिकंदराराव, हाथरस। और इसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो भी हम लोगों ने वहाँ का है, ये कितने सब जो केस डायरी सबमिट की गई है कोर्ट में, सब में एक एक चीज़ का दिया हुआ है कि 100 लीटर में बनाने में इतना इतना सामान प्रयोग होता है। 100 लीटर पानी, यूरिया, एसेंस, ग्लूकोज, गिरनी, रिफाइंड ऑयल, स्किम्ड मिल्क, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कॉस्टिक सोडा को कहते हैं, इतना कितनी कितनी मात्रा में पड़ेगा कैलकुलेट करके, उन्हीं लोगों से कैलकुलेट करा के, यानी 1 लीटर दूध जो आप बाज़ार में 35, 40, 50 मनमानी है जितने में लेते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, और उसमें इस स्टील के टैंकर की खरीद, यहाँ से वहाँ ले जाने का जो उसका डीजल पेट्रोल का खर्चा, वो सब निकाल दें तब भी वो 10-12 रुपए से अधिक नहीं होता। अपने कर्मचारियों को दिया गया पैसा उसको भी सब काटने के बाद होता, ये सब चीज़ें सारा कैलकुलेशन केस डायरी में लिख के कोर्ट में सबमिट किया गया। मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत दिनों तक इनकी ज़मानत नहीं हुई थी। वर्तमान में क्या इसका स्टेटस है मुकदमे का, मेरे संज्ञान में नहीं है, और जिसके भी संज्ञान में हो वो ज़रूर बताए कि क्या अभी तक ये इस पे उस समय NSA के लिए कहा गया था, लेकिन हमारे ख्याल से 3-4 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया था, इसलिए उस समय तक तो NSA लगा नहीं था। हो सकता है बाद में NSA लगाया गया हो। इतना बड़ा फूड एडल्ट्रेशन, और अब उसके बाद से एकदम यकीन ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं कि साहब फलाना दूध वाला है, सुबह हम उसके डिब्बा लेके जाएंगे, उसके यहाँ से लेके आएंगे, तब भी यकीन नहीं होता। मैंने उस समय खाद्य वालों से ये पूछा था कि भाई आखिर मान लिया हम ले ही आए तो उसका क्या टेस्ट है, उसका कैसे हम टेस्ट करेंगे कि ये ख़राब वाला सिंथेटिक मिल्क है या ये असली वाला है। तो उन्होंने 2 टेस्ट बताए। उन्होंने कहा कि अगर असली दूध है आप उसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे फट जाएगा, लेकिन जो नकली वाला है या तो वो फटेगा नहीं या फटने में बहुत टाइम लेगा। तो हमने कहा अब ये तो बहुत ऑथेंटिक टेस्ट नहीं हुआ, फटा तो वो भी 5 मिनट में या 2 मिनट में फट गया, 1 घंटे में फटा, तो ये कैसे माना जाएगा कि 1 घंटे में फटा है, ये 5 ही मिनट में फट, या तो दोनों चीज़ें आमने सामने हों, दोनों में डाल के देखा जाए। तो उन्होंने कहा नहीं ये टेस्ट है और बड़ा ऑथेंटिक टेस्ट है। दूसरा उन्होंने बताया कि आप अगर नॉर्मल जो असली दूध है इसको फ्रिज में रखेंगे तो वो उसके ऊपर का भाग जमेगा नहीं कभी, लेकिन जो नकली वाला है चूँकि उसमें रिफाइंड पड़ा होता है, जब आप उसको रख देंगे तो ऊपर का भाग पूरा जम जाएगा। मलाई जैसा तो नहीं, लेकिन वो हार्ड हो जाएगा जब आप उसको आइस वाले उसमें रखेंगे तो थोड़ी देर में वो जो रिफाइंड है, जैसे रिफाइंड अलग से आप रख दें और वो जम जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी जम जाएगा। इन 2 को छोड़ के बाकी सब तो केमिकल टेस्ट हैं जो सामान्य आदमी अपने घर में नहीं कर सकता है। ये केवल लेबोरेटरी में ही टेस्ट किया जा सकता है कि ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से पाए जा रहे हैं। तो ये अपराध बहुत ढेर सारी हत्याओं से भी बड़ा अपराध था, बहुत ढेर सारे डकैतियों से भी बड़ा अपराध था, बहुत ढेर सारे लूट से भी बड़ा अपराध था। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है कि आप बगैर किसी के जानकारी के
उससे छल करके, उससे कपट करके आप उसे ऐसी चीज़ अमृत के नाम पे पिला रहे हैं या खिला रहे हैं या दे रहे हैं जिसके बहुत ही फार रीचिंग इफ़ेक्ट हैं हेल्थ, जहाँ तक हेल्थ का सवाल है। और शायद यही वजह है कि अब इस तरह के बड़े शहरों में, महानगरों में जो बीमारियों का जो कैटेगरी है, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं, शायद इसी एडल्टरेटेड दूध, अब इसी से वो कहते हैं कि ये इसकी दही भी जम जाती है। मतलब हर चीज़ की हद है ये। और मैं हालांकि इस सिलसिले में बहुत ढेर सारे कानून आ गए हैं, लेकिन ये है कि जो लोग भी ये कार्य करते हैं वो उन्हें कम से कम लोगों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का भी ख्याल करें वो, कि वो कितने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं चंद रुपयों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए। आज बस इतना ही, कल फिर हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।